मानो जरूरत नहीं होगी। खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक शहीद कैप्टन की बेटी पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, क्यों उसकी वतन परस्ती को कुछ लोग बार बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देशद्रोही साबित करने पर आमादा हैं, क्यों इस लड़की को रेप की धमकियां मिल रही हैं और उसे दिल्ली छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कैंपस में आरएसएस से जुड़ी स्टूडेंट विंग एबीवीपी की तथाकथित गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाई? तथाकथित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, सच्चाई हम नहीं जानते। बोलने की आजादी को दबाने और मारपीट का विरोध किया। आप सबको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प के बाद गुरमेहर ने एबीवीपी के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। झड़प इसलिए हुई थी क्योंकि इस कॉलेज में एक सेमिनार में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद को बुलाया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रवाद यानी वतन परस्ती के नाम पर कोरी सियासत, वो भी कैंपस में, कैसे जायज है? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। क्या आजाद हिंदुस्तान में बोलना मना है? क्या गुरमेहर कौर को धमकियां देना सही है? कौन देगा वतन परस्ती का सर्टिफिकेट? कौम परस्ती और सियासत कितनी जायज? दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एबीवीपी और आईएसआर दो तलबा तंजीमों के दरमियान झड़प ने अब नया मोड़ ले लिया है। अब इस मामले में कॉलेज कैंपस से बाहर सियासी गलियारों में भी सियासत शुरू हो गई है। वहीं गुरमेहर को रेप की धमकी मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि तालिबात के साथ बदसलूकी की वारदात पर एबीवीपी के खिलाफ एहतजाज जारी है। I'm not an anti-national. That's all I have to say, and no one's polluting my mind. I have a mind of my own. I'm a thinking adult. So yeah, I don't know about complaints, but yeah, I would like to request all the students in the entire country, whoever can make it, should come for the march. It's a silent, peaceful march asking for safe university campuses where physical assault doesn't happen and there are no rape threats being issued to girls. देखिए, जिस तरीके का वायलेंस कैंपस पे हुआ है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, ना पुलिस की ओर से ना डीयू प्रशासन की ओर से, और हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ का फ्रेमवर्क है हम उसी को मानने को तैयार है। ये जो हर्ट सेंटिमेंट का पॉलिटिक्स चल रहा है, हम इसको बिल्कुल मना करते हैं। Because we want the freedom of expression, we have the right to protest, we have the right to, if we want this leader, we have the right to, if our activities are peaceful, then how can we protest and beat the teachers and students? We don't hate you, but we are not only against you, but we are against injustice. वायलेंस हमेशा ही डिप्लोरेबल होता है, वायलेंस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वायलेंस के अगेंस्ट ये विश्वास है हमारा, हम साथ खड़े हैं एक दूसरे के। वायलेंस के अगेंस्ट कोई भी, किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि हमारे डिसेंट को वो अपोज करें। वो हमें जो भी उनका पॉइंट है, ठीक है, हम मानते नहीं है किसी चीज़ों में जिनमें वो मानते, या वो उन चीज़ों में नहीं मानते जिसमें हम मानते, पर एक दूसरे को मारना, बुरी तरह से बहुत सारे वीडियोस रिलीज हुए हैं मारने के, स्क्रैच करने के, चेयर्स फेंकने के, फर्नीचर फेंकने के, ये सब नॉट एक्सेप्टेबल। वी जस्ट स्टैंडिंग टुगेदर। क्या है ये मामला? मुल्क से बगावत का सामना कर रहे जेएनयू के तालिब इल्म उमर खालिद को एक सेमिनार में मदऊ किए जाने को लेकर गुज़श्ता बुध को रामजस कॉलेज में एबीवीपी और आईएसआर दो तलबा तंजीमों के कारकुनान के दरमियान झड़प हुई थी। झड़प के दौरान एबीवीपी तलबा तंजीम कारकुनान ने लड़कियों के साथ बदसलूकी की थी, जिसकी मुखालफत गुरमेहर ने की थी। गुरमेहर ने सोशल मीडिया पर भी एबीवीपी के खिलाफ मुहिम शुरू की। एबीवीपी की मुखालफत पर गुरमेहर को सोशल मीडिया पर रेप और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। बोलने के अधिकार का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है भारत को तोड़ने का अभियान करना। बोलने के अधिकार के बिना पर कहा कश्मीर को आजाद कर दो, बस्तर को आजाद कर दो। मैं ये जो लोग आज बोलने के अधिकार की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने कभी आतंकवादियों के हमले पर कुछ कहा है क्या? इतनी बड़ी संख्या में सेना के जवान मारे गए, ऑफिसर मारे गए, माओवादियों के द्वारा सीआरपीएफ पुलिस के लोग मारे गए, उनके परिवार का कोई नागरिक अधिकार है या नहीं है? ये बड़े सवाल है। तो आप अपने बोलने के अधिकार की बात करते हैं, उसका पूरा सम्मान है, लेकिन बोलने के अधिकार के तहत भारत को तोड़ने के अभियान कितना उचित है,
कि भारत माँ के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये लगा था ना जेएनयू में। रामजस कॉलेज में हुए हंगामे के बाद से अब भी दिल्ली कॉलेज के नॉर्थ कैंपस का माहौल गर्म है। आयशा के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं तो NSUI के तलबा यूनिवर्सिटी के इलाके में भूख हड़ताल पर है। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। खालसा कॉलेज से निकाले गए मार्च में DU ही नहीं, JNU, IEP, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की, जबकि दिल्ली पुलिस ने गुरमेहर को धमकी मिलने के मामले में FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से गुरमेहर कौर स्टूडेंट की कंप्लेंट फॉरवर्ड होकर दिल्ली पुलिस के पास आई थी। इमीडिएटली उसका आकलन प्रोफेशनल तरीके से एग्जामिनेशन शुरू हो गया था और आज सुबह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम सेल ने वाज़ेह है कि गुरमेहर ने इस मार्च में ABVP की जानिब से मिलने वाली धमकी की वजह से शिरकत नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो वतन परस्ती के नाम पर कोरी सियासत, वो भी कैंपस के अंदर, कहां तक जायज है? यह हमारा आज का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आनंद साहू साहब मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के। प्रेरणा सिंह हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, इस बहस का हिस्सा हैं। अमीर हैदर जैदी साहब लेफ्ट पार्टियों का आज पक्ष रखेंगे, CPI के लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश के झा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और प्रीति ढोंडियाल जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं ABVP की, और ABVP का पक्ष रखने के लिए आज इस बहस का हिस्सा हैं। ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साहू साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि नोटबंदी के बाद क्या जुबानबंदी का अभियान भी शुरू कर दिया है क्या आपने? जो कोई भी अपनी भावनाएं रखेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेगा, उसके जुबान पर ताला लगा दिया जाएगा, ऐसा है क्या? देखिए समीर अब्बास भाई, आपको मैं जानता हूं, आपका दिल में जो है जो नफरत पैदा किया जा रहा है वो उसी तरह से किया जा रहा है जैसे कि दूसरों में यूनिवर्सिटी कैंपस में जो पॉलिटिक्स किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश को बांटने के खिलाफ, यानी देश को बांटने का जो षड्यंत्र और युवाओं को भड़काने का राजनीति, युवाओं को एक अच्छा दिशा, सब मंगल पांडे, भगत सिंह बनने का जो वो एक जज्बा था, देश को आज़ादी की लड़ाई के टाइम में जिस प्रकार के युवाओं का समर्थन था, उस प्रकार का एक देश को आगे विकास की गति में ले जाने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, सेवा का भाव, करुणा का भाव। सुन लीजिए, गुरमेहर कौर एक शहीद कैप्टन की बेटी, उसे दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा है क्योंकि उसने आवाज उठाई थी ABVP के खिलाफ, उसे देशद्रोही साबित किया गया। आनंद साहू साहब, मुद्दे पर बात कीजिए प्लीज। बहुत सारे मेहमान हैं हमारे पास। राजनीति मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप खाली एक बात बताता हूँ। अगर कोई विद्यार्थी जी अगर उसको अगर नहीं बोलने दिया जाए तब वो आपको कहना चाहिए कि ये बोलने नहीं दे, लेकिन बोलने देने के बाद ये बोलना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे ये किसने बोला? जो है आनंद साहू साहब, फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। या तो आपको मुद्दे की जानकारी नहीं है या आप मुद्दे से जानबूझकर भटकने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं ना, एक मिनट आनंद साहू साहब, गुरमेहर कौर ने कभी ये नहीं कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। भारत को जिसने कहा उसको आप अभी तक पकड़ नहीं पाए। JNU में जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए वो अभी भी खुले घूम रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें पुलिस तो पकड़ नहीं पाई। जिन लोगों को आपकी पुलिस ने पकड़ा वो तो छूट गए जमानत पर, आरोप साबित नहीं हुए। अभी केस चल रहा है, हालांकि उसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन ये घुमाइए नहीं ना, वो पुराना जो इंसिडेंट था। एक चीज बताइए साहू साहब, अब्बास जी, अगर बोलने का अधिकार है और मैं आपको 10 गालियां दूं तो ठीक है क्या? अगर आप बोलने का अधिकार है, किसने गालियां दी आपको? अरे आपके यहाँ मुद्दा आज गुरमेहर कौर है, राजनीति चल रही है। किसने वो आप देखिए, गुरमेहर कौर देखिए आपने किसको गालियां दी? आनंद साहू साहब, भी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, JNU का ले लीजिए, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ले लीजिए, कहीं और का ले लीजिए, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले लीजिए। जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की राजनीति हो रही है आज, ये देश में मुद्दे नहीं है तो जानबूझकर मुद्दे बनाना,
कुछ गालियां देना, सरकार को गालियां देना और ठीक सिस्टम को है, गाली ठीक है, आपने देना। अपना पक्ष रख लिया। आमिर हैदर जैदी साहब, जी, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत हो रही है क्या? जिस तरह से स्टूडेंट्स को सियासत के लिए भड़काया जा रहा है, वो क्या जायज है? कैंपस के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी नजर आ रही है, वो क्या किसी भी हाल से जायज हम ठहरा सकते हैं? चाहे वो आईसा करे, चाहे एबीवीपी करे, क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है क्या? समीर भाई, क्योंकि बड़े बड़े नेता कूद आए हैं अब तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, सब कोई बयानबाजी कर रहा है। समीर भाई, बीजेपी वालों से सवाल करो, सर का तो घुटने का जवाब देते हैं। हाँ, जेएनयू के अंदर जो नारे लगे थे, हाँ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चली, उसके अंदर आज तक उसकी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है और 1 साल से ज्यादा हो गया है जिन्होंने नारे लगाए थे, आज तक उन्हें नहीं पकड़ा गया। अब मैं मेन उस पर आ जाता हूँ। कैंपस का अगर कोई गुंडा एबीवीपी ज्वाइन करे तो राष्ट्रवादी हो जाता है, और कैंपस के स्कॉलर प्रोफेसर अगर सेमिनार करें, अपनी बात रखें, तो वो राष्ट्र विद्रोही हो जाते हैं। कैंप उसका विचारों का जवाब विचारों से दिया जा सकता है। अगर हम सहमत हैं तो सेमिनार दूसरा कीजिए, उसके विपक्ष में सेमिनार होना चाहिए। आपको ताज्जुब होगा, एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक वहां बम्बू वाला गेस्ट हाउस कहलाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गेस्ट फैकल्टी जो बाहर से आती है उसमें रूम अलॉट होता है। 2 रूम जबरदस्ती कब्जा रखे हैं, रजिस्ट्रार ने बतेरी कोशिश की, खाली कराने की नहीं हो सकी। एक ऑफिस में ताला, एक मिनट, आप एक तरफा पक्ष रख रहे हैं ना, पक्ष नहीं, आप एक तरफा पक्ष रख रहे हैं। लेफ्ट यूनियंस के बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जिन्होंने भी कमरे कब्जा रखे होंगे। समीर भाई, तो आज इसकी हम बात ना करें, आज हम बड़े इशू की बात करें। सर, बड़े इशू पे बात कर रहा हूं। आप एबीवीपी के सारे नेताओं को गुंडा कह रहे हैं, किस बिना पर, क्या आधार है? सर सुन लीजिए, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफिस के अंदर ताला पड़ा हुआ है, एक रजिस्ट्रार का ताला है, एक एबीवीपी का ताला है। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि रजिस्ट्रार की या वाइस चांसलर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां से एबीवीपी का ताला हटवा सके। आज लॉ फैकल्टी के जो हेड हैं उन्हें धमकाते एबीवीपी वालों का वीडियो आ गया सामने, उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है। सत्येंद्र रवाना का जिक्र सत्येंद्र रवाना का। हाँ। आप ये मुझे बताइए कि किसी भी जगह वामपंथी संगठन प्रोफेसर को, लेक्चरर को धमकाता हुआ इतिहास के अंदर कहीं नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं हो सकता ऐसा। अब सुन लीजिए, ये आजादी की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी जुबान इतनी फिसल रही है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, पूरे विपक्ष को कसाब बता देते हैं। आपने कह दी अपनी बात, आपने कह दी अपनी बात, एबीवीपी पर आरोप भी लगा दिया। एबीवीपी से प्रीति ढोंडियाल हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। प्रीति, क्या ये आरोप सही हैं? क्या वाकई जो गुंडागर्दी का आरोप है, जिस तरह से गुरमेहर कौर ने भी जो इशू उठाया, उन्होंने भी एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा खोला कि रामजस कॉलेज में सेमिनार होने जा रहा था, उमर खालिद को बुलाया गया था, एबीवीपी के लोगों ने घुसने नहीं दिया, और इसके जवाब में जब आईसा वाले आए तो गुंडागर्दी की गई, उन लोगों से लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की गई, ये आरोप है। देखिए, ये सारी की सारी सिचुएशन तो सबसे पहले मैं कहूंगी एकदम ही उलट है। हमें किसी को अधिकार अगर नहीं है कि उसकी राष्ट्रवादी भावनाओं को चैलेंज करने का कि वो कितना राष्ट्रवादी है या नहीं, या हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन कौन कितना एंटी नेशनल है ये तो हमारे संविधान में भी कह दिया गया है। इंडियन पीनल कोड की एक एक धारा बताती है कि कौन कितना एंटी नेशनल है, पहली बात। और ये सर बात कर रहे हैं कि कौन से लेफ्टिस्ट ने ये किसी प्रोफेसर को रोका, तो अभी हाल ही में मकरंद जी को, जो जेएनयू के जाने माने प्रोफेसर है, उन्हीं के स्टूडेंट ने उन्हीं के रूम में जहां वो पढ़ा रहे हैं उनको नहीं भेजा जाता, तो ये कैसे खोखले दावे कर सकते हैं कि वहां पे कोई भी वामपंथी उनके साथ कोई बिल्कुल मैं गलत नहीं करता है। ऐसी घटनाओं के बिना तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती ही नहीं ना। ये है कि ये तो हर जगह होता है। दिखाने वाले जो है सिर्फ एक तरफा पक्ष दिखा रहे हैं, दूसरा तरफा पक्ष भी है जिसको आज जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए आप भी बहस का हिस्सा हैं, इसीलिए आप भी बहस का हिस्सा। लेकिन जो रामजस कॉलेज के इंसिडेंट का बार बार जिक्र हो रहा है, वहां पर एग्जैक्टली आपके हिसाब से क्या हुआ? क्या एबीवीपी के कुछ लोगों ने गुंडागर्दी की, जैसा कि आरोप लग रहा है? पूरी एबीवीपी पर हम नहीं सवाल उठा सकते, लेकिन कुछ लोग क्या ऐसे थे जिन्होंने गुंडागर्दी की जिसकी वजह से पूरी एबीवीपी बदनाम हुई? आपको लगता है?
जी वाकई जो किस्सा ये था कि 21 तारीख को रामजस कॉलेज में एक प्रोग्राम होने वाला था। हाँ। जो वहां के इंग्लिश डिपार्टमेंट के ही कुछ फैकल्टी और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि इस तरीके का एक प्रोग्राम होगा। लेकिन वहां पे इससे पहले मैं अभी बता दूं एबीवीपी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है अभी। तो सबसे पहले क्या होता है कि वहीं के स्टूडेंट्स, लेकिन उमर खालिद के आने का सबसे ज्यादा विरोध तो एबीवीपी ने किया ना। आप लोगों ने क्यों स्टार बना दिया? उमर खालिद को इतनी बड़ी शख्सियत बनाने वाला कौन है? उसको हम क्यों उतनी तरजीह दे रहे हैं? जी आप प्लीज एक बारी मुझे बोलने दें। जी। सबसे पहली बात तो 21 तारीख में जो हो रहा था वो उस प्रोटेस्ट को सबसे पहले जो लोग गए उनको रोकने के लिए, तो वहां ही के रामजस कॉलेज के ही स्टूडेंट्स जाते हैं अपनी यूनियन के पास। जब वो यूनियन डिसाइड करती है कि प्रिंसिपल के पास जाती है कि रिक्वेस्ट करती है कि सर लोग इसके अगेंस्ट हैं, ये ना हो, तो डेफिनेटली वो कैंसिल हो जाता है वहां पे। पर लेफ्ट जो हमेशा करता है जबरन प्रोवोक करना, जो उसकी नीति में हमेशा से रहा है प्रोवोक करना, उसने वो काम किया। उसने वहां बस्तर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, इस तरीके के नारे लगाए जिसका हम कड़े से निंदा करते हैं, उसका खंडन करते हैं कि किसी को भी किसी का भी अभिव्यक्ति का अधिकार इतना बड़ा अधिकार नहीं है। आप कह रही कि जिस तरह की जो नारेबाजी लगाई गई, देश विरोधी नारेबाजी हुई वहां पर, उसके बाद हालात बिगड़े। जी उसके बाद, क्योंकि जब वहीं से लोगों से जब वो स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोगों से हमें हेल्प चाहिए स्टूडेंट यूनियन की बड़े लेवल पे, क्योंकि हम लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है, हम लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है, तब वो ऐसे में स्टूडेंट यूनियन वहां पे जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि जो ऑलरेडी कैंसिल प्रोग्राम है उसको नहीं होने दिया जाए। ठीक है, तब वहां पे बाहर से प्रोटेस्ट होता है। प्रेरणा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रेरणा जी, क्या आपको यह लगता है कि जिस तरह से बड़े लीडर्स और सरकार के कुछ मंत्री इस पूरे विवाद में कूद गए हैं, उससे कहीं ना कहीं जिस तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जिस तरह का गुंडाइज्म हमें नजर आ रहा है इस वक्त कैंपस में, उसको बढ़ावा मिल रहा है कहीं ना कहीं? देखिए समीर जी, बड़ा दुखद है और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो राष्ट्रवाद की परिभाषा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवाद हमारे पूर्वजों ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने संविधान में बता दिया था कि राष्ट्रवाद क्या है, और हम सभी उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी को भी एबीवीपी का या बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अपना नेशनलिज्म दिखाने के लिए, अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए। बिल्कुल। जो लोग राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, जो लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वो जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाए वो आज तक पकड़े नहीं गए। और सबसे बड़ी बात है ये, सबसे बड़ी हैरानी जो होती है मुझे ये देखकर कि सडनली भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही इतने सारे स्टूडेंट्स देश विरोधी कैसे हो गए। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से पहले, इनके सत्ता में आने से पहले इस तरह के वाक्य क्या आपने देश में सुने थे? क्या इस तरह की चीजें देश में होती थी? नहीं होती थी। तो सडनली इनके आते ही इतने ज्यादा देश विरोधी कैसे लोग हो गए, पर नजर में कभी नहीं आई। इस प्रकार की राजनीति करने के लिए उनको ढकेल दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को राजनीति में डाल रहे हैं स्टूडेंट। प्रेरणा जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, ये कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बड़े नेताओं ने स्टेटमेंट दिए, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, रणदीप सुरजेवाला हो, इस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कूदने का क्या मतलब है? मेरा यह सवाल था। बीजेपी वाले इसका जवाब देंगे, कांग्रेस पार्टी का जवाब आपसे चाह रहा था मैं। किरण रिजिजू का जो स्टेटमेंट आया उस पर जवाब आनंद साहू साहब से मैं लूंगा, लेकिन प्रेरणा जी आपसे सवाल यह है कि किस तरह से नोटबंदी के बाद जबानबंदी का अभियान रणदीप सुरजेवाला कहते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कैंपस तक ही रहने दीजिए ना। भ्रष्टाचार और आतंक मचा रखा है। नहीं तो क्या ये सही नहीं है समीर जी? क्या ये सही नहीं है? क्या वाकई जुबानबंदी की मुहिम नहीं चलाई जा रही है? आनंद साहू साहब, मैं आऊंगा आपके पास। सोशल मीडिया साइट पे ऐसे आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी और प्रेरणा जी को भी लोग नहीं सुन पाएंगे। खिलाफ कुछ बोलकर या कुछ लिख कर दिखाइए, किस तरीके से आपके पीछे पड़ा जाएगा, किस तरीके से आपको अब्यूज किया जाएगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या वाकई ये जुबानबंदी की मुहिम नहीं है? आप जरा बोल कर दिखाइए, अपने विचार व्यक्त करके दिखाइए सरकार के खिलाफ। आमिर खान जी और उनकी पत्नी ने अपने विचार व्यक्त किए, किस तरीके से एक कंपनी के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो अपने ब्रांड एम्बेसडर पद से उनको हटा दे। किस तरीके से देश में माहौल बनाया जा रहा है कि जो मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, जो इनके भक्त हैं वही सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। ठीक है, प्रोफेसर सतीश केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। झा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे मामले को जिस तरह से बड़े राजनीतिक दलों ने डील किया, क्या वो तरीका सही नजर आता है आपको, या फिर कहीं उस तरीके
जो तरीका अख्तियार किया गया उसी की वजह से ये मैटर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता जा रहा है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल समीर जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़ा हूँ जी, छात्रों के बीच में रहता हूँ, जो खेल हो रहा है तमाम राजनीतिक दलों के बीच वो बहुत ही खतरनाक खेल है। क्योंकि पहली बात ये है, जो एक गलतफहमी बन गई है, जो यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट का एक अंग है, हाँ, राज्य का अंग है जी, जो कि यूनिवर्सिटी होता नहीं है। क्योंकि आप यदि उठाएं यूनिवर्सिटीज के पूरे हिस्ट्री को, जो जिस तरह से इसका विकास हुआ है, ये नागरिक समाज का अंग है, और इसीलिए ये जो स्थान होता है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस स्थान से इसीलिए जोड़ा जाता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ बहस करने का ये स्थान है। बिल्कुल। और यदि इस स्थान को आप खत्म कर देते हैं तो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी बुनियाद है, जो आधार है, उसको आप खत्म कर रहे हैं। ये चीज समझना चाहिए हर राजनीतिक दल को। हम याद दिलाना चाहेंगे, जब कुछ ही महीनों के लिए इमरजेंसी के दौरान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रोक लगी थी, जितने भी दल आज आपस में भिड़े हुए हैं वो सब इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे। हाँ। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये उस समय सबको एहसास हो गया था। और इसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी से ही होती है हमेशा, क्योंकि आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ था, छात्रों के बीच शुरू हुआ था। बिल्कुल। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। और जो दूसरी बात है, जिस तरह से राष्ट्र को इस मामले में घसीटा जा रहा है, हाँ, क्योंकि राष्ट्र एक ऐसी अवधारणा है जो कि आपको पता होगा, जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत लड़ रहा था, भारत के लोग जी, तो यही महसूस किए थे, जब हम राष्ट्र बनेंगे तो हमको हर तरह की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उसका एक अंग था। लेकिन आज जब हम एक राष्ट्र के रूप में दावा कर रहे हैं, जो हम उभर कर आए हैं, हाँ, और उस राष्ट्र के भीतर यदि ये स्वतंत्रता का हनन हो जाए, और वो भी यूनिवर्सिटी के भीतर, तो हमको लगता है बहुत ही खतरनाक संकेत है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं जो लेफ्ट किया या राइट किया या एबीवीपी किया या कांग्रेस किया। मैं हर दल से ये उम्मीद रखता हूं जो इस स्थान की जो पवित्रता है, इसकी जो स्वायत्ता है, उसको वो माने। क्योंकि सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन शिक्षा में जो हर सरकार की नीति है उसमें कोई अंतर नहीं है। विश्वविद्यालय को राज्य के एक अंग के रूप में देख रहे हैं, और इनटॉलरेंस जो आप देख रहे हैं, असहिष्णुता, वो इसी का परिणाम है। आज इंटॉलरेंस इसी का परिणाम है। आनंद साहू साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे इसका, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश है? ये एक बड़ा सवाल प्रोफेसर झा उठा रहे हैं। और कैंपस में, यूनिवर्सिटीज में अगर छात्र खुलकर अपने विचार नहीं रख पाएंगे तो क्या प्राइमरी स्कूल में विचार रखे जाएंगे? यूनिवर्सिटीज तो इसीलिए होती है ना। बहुत अच्छा प्रोफेसर झा साहब, बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं। मैं तो कहूँगा, एक अब्बास साहब, आज एक चीज बताइए मुझे, वही राहुल गांधी जाते हैं वहाँ कैंपस में, जो लोग भारत को टुकड़े करना चाहते हैं उनको उकसाते हैं, वही सीताराम येचुरी जाते हैं, वही गुप्ता जी, सेन गुप्ता जी जाते हैं, वही और सारे आपके जो नेता जाते हैं, और राजनीति के रूप में वहाँ जो देशद्रोही विचारधारा है उसको, चाहे नक्सलवादी विचारधारा, उसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे तो एक ही चीज डर लग रहा है, जो भ्रष्टाचार थी यूनिवर्सिटी में, वो जो एक मोनोपोली थी यूनिवर्सिटी में, वो डकारने का, खूब वहाँ यूनिवर्सिटी में पैसे चले जाते थे, सारा वहाँ ऐशो आराम, वहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी में। मुझे तो घृणा होती है ऐसे यूनिवर्सिटी में माहौल बनाने वाले, जो नेता अपने आप को कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इस तरह से करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनके दलाली, यूनिवर्सिटीज में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको रोकने के लिए किसने मना किया है सरकार से? रोकिए आप उसको। लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है ना आनंद साहू साहब, आनंद साहू साहब, एक 20 साल की डीयू की स्टूडेंट अपनी बात रखने की कोशिश करती है, अपना वीडियो पोस्ट करके, उसको किस तरह की धमकियां मिलती हैं और किस तरह से सरकार के बड़े मंत्रियों का बयान आता है। कोई ये कहता है कि उसके माइंड को करप्ट करने की, पोल्यूटेड करने की कोशिश की जा रही है। कोई ये कहता है राहुल गांधी को कि आप एंटी नेशनल्स के साथ खड़े हुए हैं। सवाल तो ये है ना साहू साहब, आप सवाल नहीं सुनते। बात करने के लिए प्लीज, आप जो है पूरी मेरी बात नहीं होने दिया और आप बोल दिए बीच में। आप पूरी सबका मैंने सुना। साहू साहब, आप भटक रहे ना। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है इस वक्त यूनिवर्सिटीज का। अगर भ्रष्टाचार है तो उसको खत्म कीजिए। आज तो मुद्दा दूसरा है ना, जिसके लिए
सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र पूरी जोर शोर से चल रही है। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, यही तो ब्रेकिंग न्यूज है। साहू साहब, एक शहीद कैप्टन की बेटी को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ता है, इस तरह से उससे धमकियां मिलती हैं, उसको इस कैंपेन से अपने आप को अलग करना पड़ता है। जब ये क्योंकि उसने कुछ बातें बोल दी जो वो फील कर रही थी। उसका जिंदाबाद और उसका अमर रहे गाते हैं, और शहीदों की जब आती है हमारे सैनिकों का तो मुर्दाबाद उसके लिए अच्छा हुआ। इस प्रकार का भाषा क्या बता रहे हैं अब्बास जी, मुझे तो शर्म आती है ऐसे विद्यार्थी और युवाओं को इस प्रकार की दिशा और दशा दिया जा रहा है और इस प्रकार की नीति और सिद्धांत में उनको ढकेला जा रहा है। मुझे डर लग रहा है इस प्रकार की जो उनको जो एंटरप्रेन्योरशिप दिया जा रहा है, वेयर दे आर गोइंग टू टेक द स्टूडेंट, व्हाट इज देयर फ्यूचर। ठीक है, अमीर हैदर ज़ैदी साहब, किरण रिजिजू जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रवादी बनाम धुर वामपंथियों के बीच की लड़ाई है जो इस वक्त दिख रही है। कैसे? देखिए, प्रोफेसर साहब ने, सतीश झा साहब ने कहा, इन्होंने, मैं इनकी एक बात से सहमत हूं। यूनिवर्सिटी के अंदर विचारों को रखने का एक प्लेटफॉर्म है, वहां विचार डेवलप होते हैं, हाँ, वहां विकास होता है। और जिस जेएनयू की बात कर रहे हैं, फख्र होना चाहिए, पूरे देश को फख्र है कि आज जेएनयू को पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये किसने किया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो संस्थाएं, उन्होंने दिया होगा, वामपंथियों ने तो दिया नहीं। बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी मिला था, वो मिला है, तो हाँ। वो वामपंथियों ने तो दिया नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्थानों ने दिया है। दूसरे एक चीज और है, कहना चाहिए कि सिर्फ ये कह देना कि साहब बीजेपी का विरोध करना ही राष्ट्रद्रोह है। देखिए, बात हो रही है विचारों की, हाँ। विचारों की विभिन्नता हो सकती है। बीजेपी चाह रही है कि जो हमारे विचारों से सहमत नहीं है, आरएसएस के विचारों से सहमत नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी है। एक देश की बच्ची, एक शहीद की बच्ची अगर अपने विचार रखती है, कुछ रखती है, तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाती है। महबूबा मुफ्ती अगर इनके विचारों को मानती है तो वो भारत माता हो जाती है। कल जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया था, मुफ्ती साहब उस समय उसके चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर के, और जब ये स्टेज पर चढ़ी थी, लॉ की रिपोर्ट है, किताब मौजूद है, और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो अटल जी ने कहा था ऊपर बताने जी ये हिजबुल की कहना चाहिए समर्थक है। आज उसके साथ ये सरकार बनाते हैं तो वो भारत माता हो गई। अकाली दल, ठीक है, जो खालिस्तान के समर्थक है, ठीक है, अगर ये उनके साथ चले जाते हैं तो राष्ट्रवादी हो गए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, वक्त की मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। लेकिन सहिष्णुता वर्सेस असहिष्णुता, देशद्रोह वर्सेस देशभक्ति, यह बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है और इसे पार्ट 2 कहा जा रहा है। पहला जेएनयू वाला, दूसरा ये। ऐसा क्यों है और क्या वाकई देश को कोशिश की जा रही है देशद्रोही और देशभक्त में बांटने की? एक बार फिर सवाल उठेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो वतन परस्ती के नाम पर कोरी सियासत कैसे जायज है, वो भी कैंपस में? यह है हमारा आज का सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। आनंद साहू साहब, अभी तक डायरेक्टली आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए मैं आज ब्रेक के बाद फिर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक नजारा हमें देखने को मिला, जिस तरह से कुछ लड़कों ने गुंडागर्दी की, आरोप एबीवीपी पर लगा, लेफ्ट यूनियन से जुड़े हुए जो नेता हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं एबीवीपी के लोग, लेकिन इस मामले में सरकार के मंत्रियों का जो बयान आया, क्या उसे किसी भी नजरिए से ठीक ठहराया जा सकता है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया गुरमेहर कौर के पक्ष में, उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ जो लोग भड़का रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं राहुल गांधी, इशारा गुरमेहर कौर की तरफ। किरण रिजिजू ने कहा कि कोई इस यंग गर्ल का माइंड पल्यूटेड करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा जो हैं, उन्होंने तो दाऊद इब्राहिम से कंपैरिजन कर दिया इस 20 साल की लड़की का, स्टूडेंट का। क्या ये चीजें जायज ठहराई जा सकती हैं? सीधा सवाल। देखिए समीर जी, मैं तो एक चीज शुरू से कह रहा हूं कि सबसे पहले जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का बयान आपने बता दिया, लेकिन आप वहीं आपने राहुल जी का केवल बता रहे हैं या कपिल सिब्बल का केवल बता रहे हैं। लेफ्ट वाले
जिस प्रकार की घृणा की राजनीति करते हैं, नक्सलवाद बनाने तक की वो शपथ लेके काम करते हैं, देश के अंदर एक संकट पैदा करने की जो जैदी साहब उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आप ही के पास आऊंगा। देखिए यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके अंदर है। बोलिए आप बोलिए। आप पढ़ के बैठा करें, सारे बोल पड़ते हैं। दिस इज अनफेयर विथ मी अब्बास जी। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के हों, सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस डिबेट आई हैव बीन टेलिंग दैट कोई भी नेता why they are indulging into this kind of student politics, why they are going behind these students to get the mileage of this kind of situation. मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई कार्यक्रम करते हैं, सेमिनार करते हैं, वी ऑल्सो डू द सेमिनार। हम लोग क्या करते हैं कि एक सुन लीजिए, हम लोग जो विषय लेते हैं वो देश हित में, कोई भी समाज हित में किसी भी प्रकार का कोई अगर अच्छा काम हो सकता है उस पर हम काम करते हैं। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, कोई गलत काम करते हैं उसको सोचते हैं कि एवरीवन शुड अप्रिशिएट। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कह रहा हूं कि जैसे उनको है फ्रीडम एक्सप्रेस, वैसे हमारे जो देश के अन्य स्टूडेंट हैं उनको भी तो फ्रीडम एक्सप्रेस है कि उनको अपोज करें। जैसे ही एबीवीपी या कई दूसरे स्टूडेंट यूनियन उन लोगों को तथाकथित जो महाराष्ट्र भक्त हैं, जो लोग लूटते आए हैं यूनिवर्सिटी को, उनके गुरु, उनके नेता, उनके बड़े बड़े जो माफिया यूनिवर्सिटी को लूटते आए, ठीक है, लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है साहू साहब, यू मेक योर पॉइंट, इस्तेमाल करके दे आर ट्राइंग टू का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हिंसा है, मिनिस्टर को अटैक करते हैं। व्हाट इज देयर राइट? समीर जी प्लीज, ठीक है जैदी साहब इसका जवाब दीजिए। आनंद साहू साहब सुन तो लीजिए, अब आनंद साहू साहब सुनिए। आनंद साहू साहब, जो आनंद साहू साहब ने जो यहाँ पर पॉइंट रखा है वो ये है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन वो सबके लिए है ना। अगर लेफ्ट यूनियन के नेता अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं तो एबीवीपी वाले भी स्वतंत्र हैं अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाहिर करने के लिए, तो अगर वो करते हैं तो गुंडागर्दी हो जाता है। तो ऐसा है क्या? समीर भाई, हमने पहले से कहा सेमिनार का जवाब सेमिनार है, नारे का जवाब नारा है, नारे का जवाब थप्पड़ नहीं है, नारे का जवाब धमकी बलात्कार नहीं है। प्रेरणा जी मैं आऊंगा, जैदी साहब का टर्न, एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए। सर जी, ये लोग हैं, हमारे लोग नहीं है। सुन लीजिए, अब मैं दिखा देता हूँ। 1942 से लेकर सन 47 तक प्रोफेसर साहब यहाँ मौजूद है। अगर ब्रिटिश ने किसी को आनंद साहब आप दूसरों को बोलने दीजिए ना, साहू साहब दिया था तो वो लेफ्ट है, लेफ्ट के ऊपर ब्रिटिश ने पाबंदी लगाई थी क्योंकि लेफ्ट ब्रिटिश को खतरा था। अगर कोई भी देश के मूवमेंट में हिस्सेदारी निभा रहा है तो लेफ्ट और कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, आरएसएस पे प्रतिबंध नहीं। जैदी साहब देखिए, मैं पूरी बात, लेफ्ट यूनियंस पर यह आरोप है कि जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, जिन पर इतने संगीन आरोप लगे, सेडिशन के चार्जेस लगे, उनको कॉन्फ्रेंस में, उनको सेमिनार में क्यों बुलाया जा रहा है? और लेफ्ट यूनियन के नेता क्यों ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं? ये सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। समीर भाई वही बता रहा हूं। ये जो बीजेपी वाले लोग आज तिरंगे की लेके राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं, सुरैया तैयब, कामरेड सुरैया तैयब ने तिरंगा डिजाइन किया, तिरंगे पे हमारा अधिकार है, आरएसएस वालों का नहीं है। आरबी दसन सरवानी ने जय हिंद का नारा दिया, वो कहना चाहिए हमारा है, इनका नहीं है, आरएसएस वालों का नहीं है, इनका कोई अधिकार नहीं तिरंगे पे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मुआज ने दिया कामरेड ने, वो इनका नहीं है, हमारा है। और ये सुन लीजिए, ये जो कहते हैं आज अगर एक देश की बेटी अगर कोई बात कहती है तो वो कहना चाहिए दाऊद इब्राहिम बन जाती है, और महबूबा मुफ्ती इनकी गोद में आती है तो वो कहना चाहिए वो बन जाती है। एक मिनट, ठीक है जैदी साहब ठीक है। प्रीति एक मिनट, अब आप पूरे डिबेट में नहीं बोल पाएंगे। जैदी साहब एक मिनट, बिल्कुल बोलूंगी और एक पॉइंट पे बोलूंगी। अब आप बोलिए प्रीति। सेमिनार का जवाब, अगर सेमिनार है, गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, सेमिनार का जवाब गुंडागर्दी नहीं है। आप जैसे जो कैंपस के एबीवीपी के गुंडे जिनका नारा होता है विद्यार्थियों का कि आओ भक्तों विद्यार्थियों को पीटे, ये देश की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। आप जैसे गुंडे देश को नहीं चलाएंगे, आप जैसे गुंडे देश को, गुंडा उसे कहते हैं जो किसी बहन को बलात्कार की धमकी दे, गुंडा उसे कहते हैं जिसके डर से एक शहीद की बेटी
दिल्ली छोड़कर चली जाए, गुंडा उसे कहते हैं, गुंडा हमें नहीं कहते। आपको देश को समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा गुंडा कौन। जैदी साहब एक मिनट गुस्से पर थोड़ा काबू रखा जाए। ठीक है, गुंडा उसे कहते हैं जिसको घर से बेघर कर दे, गुंडा उसे कहते हैं। प्रीति ये देश के गद्दार जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ठीक है जैदी साहब एक मिनट। प्रीति ये बताइए कि गुरमेहर कौर ने जो आवाज उठाई, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके चलते उसकी तुलना दाऊद इब्राहिम से किया जाना, उसको ये कहना कि उसका माइंड पोल्यूटेड कर रहा है कोई, ये ठीक लगता है आपको? जिस तरह की उसे धमकियां मिली, एक महिला होने के नाते क्या कहती हैं आप, क्या सोच है आपकी? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि गुरमेहर कौर जी का जो विचार है, मैं उनके विचारों से शायद सहमत नहीं हूं, पर हैविंग सेड दैट, मैं जरूर अगर उनको किसी ने ऐसे धमकी भरे कोई जो भी थ्रेट्स दिए हैं, ट्वीट किया है, जो भी, तो मैं उसको कंडेम करती हूँ। फर्स्ट थिंग, पहली बात, मैं उसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ। दूसरा, जो मेरा पॉइंट मेन ये है कि उनका एक विचार है, उन्होंने रखा, वो अपने आप को एक शहीद की बेटी बताती है, निश्चित रूप से उनका विचार है, उन्होंने रखा। बताती नहीं है, अरे वो है, अरे शहीद की बेटी है, आप कैसे बताती है? वो शहीद की बेटी है, बोलिए ना शहीद की बेटी है। हनुमंत थप्पा की बीवी जो है कह रही है कि आप बताइए ना शहीद की बेटी है, तो क्या वो शहीद के परिवार, वो शहीद की बेटी है ना, बताइए ना। परिवार वाले नहीं है जो ये मांग करते हैं कि अगर हमारे परिवार से कोई गया है तो पवन कुमार, हनुमंत थप्पा, ऐसे न जाने कितने सैकड़ों शहीद जो आए दिन अपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसके आप आजादी के नारे लगा रहे हैं, जो आए दिन उनकी कुर्बानी। सुनिए, हम कोई नारा नहीं लगा रहे, जिन्होंने नारे लगाए वो नागपुर में बैठे, मेरे पास पूरे प्रूफ है। जिन्होंने नारे लगाए जेएनयू में वो नागपुर में बैठे, वो रॉ के सुन लीजिए, वो नागपुर में बैठे, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? खालिद देश का नागरिक है, उसे अधिकार है देश में बात रखने का। आप कहना चाहिए वो देश का नागरिक है, उसे देश में अपनी बात रखने का अधिकार है। जिसने देश के, आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर आरएसएस की पूरी लॉबी पकड़ी गई आईएसआईएस के साथ मुखबरी करते हुए देश की, उसे क्या कहेंगे? उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साउथ में हो रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के लोग आरएसएस की मुखबरी करते हुए दूसरे लोग भी, ठीक है प्रीति एक मिनट प्रीति गुजरात के अंदर, ठीक है जैदी साहब आपको इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, उनके साथ होता है, उसे आपको राष्ट्रवाद है। जैदी साहब प्रीति आपको देश बताएगा। एक मिनट, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सेहत के लिए। प्रेरणा जी बीजेपी की तरफ से, जैदी साहब ऐसे नहीं होगा, जैदी साहब प्लीज, जैदी साहब प्लीज, प्रीति एक मिनट, दूसरे मेहमान भी हैं, उनकी भी सुन लीजिए, डिबेट हो रही है ये। प्रेरणा जी, बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अभी अब इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो इस तरह के इश्यूज पर टिप्पणी कर सकें, उन्होंने साथ दिया था गुरमेहर कौर का। देखिए, बीजेपी वाले कोई नहीं होते हैं कि वो राहुल गांधी जी को बताएं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। ये राहुल गांधी जी पूरी तरह से परिपक्व हैं, और जब उन्हें लगता है कि कहीं पर टिप्पणी देनी जरूरी है तो वहां पर जरूर टिप्पणी देंगे। इसमें बीजेपी का कुछ कहना इसमें बनता नहीं है। और अभी साहू साहब कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो एबीवीपी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? मार पिटाई। अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं है तो आप उसके खिलाफ विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध करिए, मगर आप मारपिटाई शुरू कर देते हैं। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब एबीवीपी ने इस तरह की हरकत करी है। पहले भी ढेरों वाक्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिंसा का रास्ता लिया। और बात कर रही है तो सिर्फ एबीवीपी के लोग ही गुंडागर्दी करते हैं। आप देश विरोधी नारे लगाने की बात कर रहे हैं, क्या गुरमेहर कौर ने देश विरोधी नारे लगाए थे? उन्होंने अपनी एक बात कही थी जो वो समझती है, जो वो ठीक समझती है, उन्होंने अपना एक विचार रखा। आपके लोगों ने, आपके यहाँ, आपके पार्टी के वॉलंटियर्स ने उनको बलात्कार तक की धमकी दे दी। क्या मतलब, अगर मैं अपनी कोई बात कहूंगी वो सही है या गलत, क्या मेरे साथ इस तरीके का सलूक होगा? तो बिल्कुल आप लोग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आप लोग रोक रहे हैं लोगों का, आप हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। समीर साहब, अगर आप अभी सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के खिलाफ भी बात अगर आप एबीवीपी ने, तो देखिए किस तरीके से आपका लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी भी तो वही कर रही है ना।
इंस्टिगेट किया जा रहा है ना स्टूडेंट्स को, इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए, इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए प्रोवोक किया जा रहा है ना एक तरह से। हम लोग बिल्कुल इंस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस तरह का माहौल नहीं, आप एबीवीपी पर कैसे ये आरोप लगा सकती हैं कि एबीवीपी के लोगों ने रेप की धमकी दी? जिस तरीके से राजनीति का स्तर गिराया जा रहा है, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है समीर जी, बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी विकास का मुद्दा लेकर इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, धर्म की राजनीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। युवाओं ने और देश के लोगों ने विकास करने के लिए उनका साथ दिया था। मगर आज चर्चा हो रही है हिंदू और मुसलमानों पे, आज चर्चा हो रही है कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्रवादी नहीं है। क्यों नहीं आप विकास की बात करते? क्योंकि आपने पिछले 3 सालों में कोई काम किया ही नहीं है और लोगों का ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए आप इस तरह की चीजें इंस्टिगेट करते हैं। प्रोफेसर झा, क्या इस इशू पर एक बार फिर देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? या आप इस तरफ हैं या उस तरफ? जो बार बार बांटने की कोशिश की जा रही है, ये कवायद किस तरह से देखते हैं? होता है नहीं, या तो आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। धप्पा लगाने वाले बहुत हो गए। ऐसा है हमारे देश के नेता, जब हमारी पार्टी के नेता, सुनिए प्रोफेसर झा को सुन लीजिए, कोशिश कर रहे थे तो यही आ रहे हैं। थोड़ा सा सियासत को दूर रखकर प्रोफेसर झा को सुन लीजिए। साहू साहब सुन लीजिए जी। हम ये कह रहे थे समीर जी, कोई भी बहस यदि रचनात्मक बहस हो तो उसमें यदि 2 खेमा में बट जाए विचार तो कोई बहुत गड़बड़ की बात नहीं है, कोई गड़बड़ संकेत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है 2 चीज, जो कुछ मामले ऐसे हैं जिसके अगल बगल बहस आजकल भारत के भीतर बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। और इसीलिए मैं हमेशा इस चीज को दोहरा रहा था और जोर दे रहा था, यूनिवर्सिटी के भीतर यदि बहस की संभावना नहीं बनेगी तो और कहीं नहीं बन सकती है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है वो बहस है। बिल्कुल, यदि बहस खत्म हो जाए तो लोकतंत्र की पूरी जो आयु है वो कम हो जाती है। एक तो चीज ये है। दूसरी बात है जो राष्ट्र का मसला भारत में वैसे ही काफी जो है वो इमोशनल है। आप देखते होंगे जो हमेशा किसी न किसी के भावना को चोट पहुंचते रहता है, किसी किताब को लेकर के, किसी फिल्म को लेकर के, किसी सॉन्ग को लेकर के। और अभी जिस तरह से राष्ट्र के अगल बगल बहस छिड़ रही है वो बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। खास पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हाँ, तो इसीलिए हम तो कई बार बोलते हैं जो भारत के राष्ट्र की तो ऐसी स्थिति बना दी गई है जैसे लगता है ये टेस्ट नेशन हो गया। जो नेशन की, क्योंकि नेशन तो इतनी मजबूत चीज है जो उसको छोटी मोटी आलोचना से कोई आघात नहीं पहुंचना चाहिए। बेशक, बिल्कुल। पूरे दुनिया में वही हमने देखा, यूरोप में, ब्रिटेन के राष्ट्र पर ही बहस हुई और एक तरह से वोट हो गया। वहां पे स्कॉटलैंड, वहां हम रहें कि ना रहें, इस पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से मत लिया गया। तो ये बहस जो है वो राष्ट्र को मजबूत करती है, कमजोर नहीं करती है। सवाल ये उठता है जितने भी राजनीतिक दल हैं वो व्यवस्था की आलोचना, राज्य की आलोचना और राष्ट्र की आलोचना, तीनों अलग चीज होती है। तीनों को जब मिला देते हैं तब मामला बिगड़ जाता है। राज्य की आलोचना हमेशा राष्ट्र की आलोचना नहीं हो सकती है। राज्य की नीतियां होती हैं, जिन नीतियों का आलोचना हर दिन होते रहता है लोकतंत्र में। नहीं, लेकिन बार बार इसमें यही बात होती है ना कि अभिव्यक्ति की आजादी तो है लेकिन उसकी भी अपनी सीमा है, इसीलिए लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं। इसीलिए हम बोल रहे थे जो आलोचना की जो अधिकार है और अभिव्यक्ति की जो अधिकार है, दोनों अधिकार की एक सीमा है। दोनों कहां खत्म होती है, कहां मिलती है, ये एक महत्वपूर्ण है, खास करके राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से। ठीक है, जो आजकल बिल्कुल खत्म हो गया है, जो बिल्कुल लुप्त होते जा रहा है। इसीलिए महत्वपूर्ण है जो इस चीज को हम माने। यदि इसको हम मान लें तो भारत की लोकतंत्र का भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा, ज्यादा सुरक्षित। बिल्कुल, और लोकतंत्र हमारा ज्यादा मजबूत होगा। अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन इसकी अपनी सीमा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी नारे नहीं लगाए जा सकते, इसमें भी किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है जिम्मेदार ठहराने की तो जिम्मेदार वही लोग ठहराए जाने चाहिए जिन्होंने देश विरोधी नारे वाकई में लगाए हैं। और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत कर सकती है, हम और आप नहीं कर सकते। हम और आप किसी के ऊपर देशद्रोही या देशभक्त होने का ठप्पा नहीं लगा सकते। एक चीज समीर जी केवल छोटा सा चीज ऐड करना चाहेंगे। जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों के द्वारा राष्ट्र की आलोचना होती रही, लेकिन वो
राष्ट्रवादी या राष्ट्र विरोधी घोषित नहीं हुए, क्योंकि उसको ये माना गया जो ये आलोचना हमारे लिए एक संकेत है जो हम कहाँ गड़बड़ चल रहे हैं, उसकी सुधार होनी चाहिए। आत्मचिंतन और आत्ममनन का वो एक अवसर होता है, हर आलोचना को हम उस रूप में देखें। चलिए, हमें उम्मीद है कि जो आपकी सलाह है वो हमारे राजनीतिक दल भी कुछ उस पर अमल करते हुए नजर आएंगे और इस तरह से देश को बांटने की कोशिश कम से कम हम आगे नहीं देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। साहू साहब, वक्त कम था इसलिए आपके पास नहीं आ पाया। आपकी इजाजत के साथ इस शो को मैं क्लोज करना चाहूंगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।